Hello, friends. Have you ever felt the consequences of not learning your language? Today's story, The Last Lesson, explores this very concept. When the student learns that it will be his last lesson, he realizes the importance of the subject. This story shows us how we feel when we neglect our mother tongue and culture. Let's dive into the story and witness how this student experiences the significance of his language. I have provided the explanation of the story in Hindi as per the children's request. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उस सुबह मैं बहुत देर से स्कूल के लिए निकला था और मुख्य रूप से इस बात का डर था कि मुझे डांट पड़ेगी, खासकर क्योंकि मैंने सुना था कि एम हेमल हमसे पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछेंगे और मुझे पार्टिसिपल्स के बारे में पहला शब्द भी नहीं पता था। कुछ क्षण के लिए मैंने सोचा कि स्कूल से भाग जाऊं और पूरा दिन बाहर बिता दूं। मौसम गर्म और उज्जवल था। पेड़ों के किनारे चिड़ियां चहचहा रही थीं और बंदरगाह के पीछे खुले मैदान में प्रूशियन सैनिक अभ्यास कर रहे थे। सब कुछ पार्टिसिपल्स के नियम से बहुत अधिक आकर्षक लग रहा था, लेकिन मैंने अपनी इच्छा शक्ति का सहारा लिया और तत्परता से स्कूल की ओर जल्दी से चल दिया। जब मैं टाउन हॉल से गुजर रहा था तो बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ थी। पिछले 2 सालों से हमारी सभी बुरी खबरें वहीं से आ रही थीं। हारी हुई लड़ाइयां, भर्ती, कमांडिंग अधिकारियों के आदेश, और मैं अपने आप से सोच रहा था बिना रुके अब क्या हो सकता है। फिर मैं जितनी जल्दी हो सके दौड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। उस समय वहां मौजूद ब्लैकस्मिथ, वॉक्टर और उनके शिष्य बुलेटिन को पढ़ रहे थे। उन्होंने मुझे पीछे से आवाज लगाई, इतनी तेजी से मत जाओ बच्चे, तुम्हारे स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है। मुझे लगा कि वे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और मैं हेमल के छोटे से बगीचे में बहुत तेजी से हाँफता हुआ पहुंच गया। सामान्यतः स्कूल की शुरुआत होने पर बहुत ही हलचल होती थी, जिसे सड़क पर सुना जा सकता था, जैसे डेस्कों का खोलना और बंद करना, एक साथ पाठ को दोहराना, बहुत शोर के साथ हमारे कानों पर हाथ रखे हुए ताकि बेहतर समझ सकें, और हमारे शिक्षक द्वारा रूलर को मेज पर जोर से पटकना। लेकिन अब सब इतना चुप था। मैंने अपने डेस्क तक पहुंचने के लिए उथल पुथल की उम्मीद की थी, लेकिन तब बेशक उस दिन सब कुछ इतना शांत था जैसे रविवार की सुबह। खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा। वे पहले से ही अपनी जगहों पर थे और एम हेमल अपने भयंकर लोहे के स्केल को बाहों के नीचे रखकर आराम से चल रहे थे। मुझे दरवाजा खोलकर अंदर जाना था। मेरा मुंह कितना लाल हो गया और कितना डर गया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मिस्टर एम हेमल ने मुझे देखा और बहुत प्यार से कहा, जल्दी अपनी जगह पर जाओ छोटे फ्रेंड्स, हम तेरे बिना ही शुरू कर रहे थे। मैं बेंच के ऊपर कूदकर अपने डेस्क पर बैठ गया। तब तक जब मेरा थोड़ा डर कम हुआ, मुझे देखने को मिला कि हमारे अध्यापक ने अपनी सुंदर हरी कोट, उनकी फ्रिल शर्ट और छोटी सी काली रेशमी टोपी पहनी थी, जो वह केवल निरीक्षण और पुरस्कार दिवसों पर ही डाला करते थे। इसके अलावा पूरा स्कूल बहुत अजीब और गंभीर लग रहा था। लेकिन सबसे अचरज मुझे उस दिन पीछे की पंक्तियों पर बैठे गांव के लोगों को देखकर हुआ, जो हमारी तरह चुपचाप बैठे थे। हर कोई उदास लग रहा था। एक बूढ़ा किसान ने पुरानी किताब लाई थी, जिसे किनारों पर उसने थपथपाया और उनसे किताब को अपने घुटनों के बल खोल रखा था और उसका बड़ा चश्मा पृष्ठों पर पड़ा हुआ था। जबकि मैं यह सब सोच रहा था, एम हेमल अपनी कुर्सी पर आ गए और वह गंभीर और कोमल ध्वनि में जो वह मुझसे कहते थे उसी ध्वनि में बोले, मेरे बच्चों, यह आपका आखिरी पाठ होगा जो मैं आपको सिखाऊंगा। बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। नया अध्यापक कल आएगा। यह आपका आखिरी फ्रेंच पाठ है। मुझे चाहिए कि आप बहुत सावधान रहें और ध्यान से सुने। यह शब्द मेरे लिए एक आसमानी बिजली की तरह थे। ओह, वे नीच लोग, वही उन्होंने टाउन हॉल पर लगाया था। मेरा आखिरी फ्रेंच पाठ, क्यों? मुझे तो लिखना ही नहीं आता था। मैं और कुछ नहीं सीख पाऊंगा, फिर मैं यहीं रुक जाऊंगा। ओह, मुझे बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपने पाठ नहीं सीख पाए, क्योंकि मैं पक्षियों के अंडे ढूंढ रहा था और सार पर स्लाइडिंग कर रहा था। मेरी किताबें, जो थोड़ी देर पहले एक परेशानी लग रही थी, जो भारी लगती थी, मेरी व्याकरण पुस्तक और संतों का इतिहास, ये सब मेरे पुराने दोस्त बन गए, जिन्हें मैं छोड़ना नहीं चाहता था। और एम हेमल भी,
वे जा रहे हैं और मैं उन्हें देखने का कभी मौका नहीं पाऊंगा। इस विचार से मैं उनके रूलर और उनके चिड़चिड़ेपन के बारे में सब भूल गया। गरीब आदमी, इस आखिरी पाठ के सम्मान में ही उन्होंने अपने शानदार रविवार वाले कपड़े पहने थे। और अब मुझे समझ आया कि गांव के बूढ़े आदमी वहां पीछे की पंक्तियों में क्यों बैठे थे। यह इसलिए था क्योंकि उन्हें भी खेद था कि वह अधिक स्कूल नहीं गए थे। यह उनके मास्टर के 40 साल की वफादार सेवा के लिए उनका आभार व्यक्त करने का और उनके देश के प्रति अपना सम्मान दिखाने का तरीका था, जो अब उनका नहीं रह गया था। जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था, तभी मैंने अपना नाम सुना। इस बार सुनाने की बारी मेरी थी। क्या होगा अगर उस भयानक नियम को बहुत जोर से और स्पष्ट रूप से और एक गलती के बिना कहने में सक्षम नहीं हुआ। लेकिन मैं पहले शब्दों में उलझ गया और अपने दिल की धड़कन की परीक्षा लेते हुए वहीं खड़ा हो गया और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर सका। मैंने सुना कि एम हिमल ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें डांटने वाला नहीं हूं। छोटे फ्रेंड्स, तुम्हें काफी बुरा लग रहा होगा। देखो कैसा है। हम हर दिन खुद को कहते आए हैं, अरे मेरे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, मैं कल ही सीख लूंगा। और अब तुम देखो कि हम कहाँ पहुंच गए हैं। यह अल्सेस की बड़ी समस्या है। वह कल करने की आशा करती है। अब वहां के लोग तुमसे कहेंगे, ये कैसे हो सकता है, तुम खुद को फ्रेंचमैन बताते हो, लेकिन तुम तो ना अपनी भाषा बोल सकते हो ना लिख सकते हो। लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो छोटे फ्रेंड्स। हम सभी को अपने आप को बहुत सारा आरोप लगाना होगा। तुम्हारे माता पिता तुम्हें सिखाने के लिए पर्याप्त चिंतित नहीं थे। वे आपको मिलों में या फार्म पर काम करने के लिए रखना पसंद करते हैं ताकि थोड़ा सा पैसा मिल सके। और मैं भी तो दोषी हूँ। क्या मैंने तुम्हें कभी कभी फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा, सबक सिखाने के बजाय? और जब मुझे मछली पकड़ने जाना था तो क्या मैंने तुम्हें बस एक अवकाश नहीं दिया? फिर एक बात से दूसरी बात पर आते हुए एम हेमल ने फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात की, कहते हुए कि यह दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे स्पष्ट, सबसे तर्कसंगत। हमें इसे हमारे बीच सुरक्षित रखना चाहिए और कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी भाषा पर कायम रहते हुए गुलाम बना रहता है तो ऐसा लगता है जैसे उसके पास अपनी जेल की चाबी है। फिर उन्होंने एक व्याकरण की किताब खोली और हमें हमारा पाठ पढ़ाया। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं यह कितनी अच्छी तरह से समझ रहा था। वे जो कुछ भी कह रहे थे वह बहुत ही आसान लग रहा था। इतना आसान, मुझे लगता है मैं इतने ध्यान से कभी नहीं सुना था। और वे कभी इतने सब्र के साथ सब कुछ नहीं समझाते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह गरीब आदमी जाने से पहले हमें वह सब कुछ सिखा देना चाहते हैं और एक ही झटके में हमारे सिर में डाल देना चाहते हैं। व्याकरण के बाद हमारा लेखन का पाठ हुआ। उस दिन एम हिमल के पास हमारे लिए नई प्रतियां यानी कॉपीज थीं, जिन्हें एक सुंदर गोल हस्तलिखित शैली में लिखा गया था, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। वे सभी जगह एक छोटे से झंडे की तरह लग रहे थे, जो हमारी पाठशाला के मेज की ऊपरी कटार मीन्स रॉड से लटक रहे थे। तुम्हें देखना चाहिए कि सब कैसे काम में लगे और कितनी शांति से काम कर रहे थे। कागज पर कलम की खिंचाव की आवाज ही थी, बाकी कुछ नहीं था। कुछ बीटल्स भी आए अंदर, लेकिन किसी का उन पर ध्यान नहीं गया, ना ही छोटे बच्चे जो अपनी फिश हुक ट्रेस करते रहे, जैसे यह भी फ्रांसीसी थे। छत पर कबूतरों की आवाज बहुत हल्की थी और मैं सोच रहा था, क्या उन्हें भी जर्मन में गाना सिखाएंगे? जब भी मैं अपने लेखन से उठता तो मैं देखता कि एम हेमल अपनी कुर्सी में स्थिर बैठे हुए हैं और पहले एक चीज पर तो फिर किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जैसे उन्हें याद रखना था कि छोटे स्कूल कक्षा में सब कुछ कैसा दिखता है। कल्पना कीजिए, 40 सालों तक वे वहीं थे, उसी जगह पर जहां पर उनका खिड़की के बाहर उनका बगीचा और उनके सामने उनकी कक्षा थी। केवल डेस्क और बेंचों को चिकना किया गया था। बगीचे में अखरोट के पेड़ लंबे हो चुके थे। हॉफाइन जिनो, जिसे उन्होंने खुद लगाया था, खिड़कियों से लेकर छत तक मुड़ी हुई थी। यह सब छोड़ने के लिए उनका दिल कैसे टूटा होगा। उन्हें और भी बुरा लग रहा होगा जब उनकी बहन ऊपर वाले कमरे में सामान बांध रही थी और उसकी आवाज उनके कानों तक पड़ी, क्योंकि अगले ही दिन उन्हें देश छोड़ना था। लेकिन उन्होंने साहस दिखाया और आखिरी सबक तक सुनने की हिम्मत की। लेखन के बाद हमें इतिहास का सबक था और फिर शिशु अपनी बा, बे, बी, बो, बू की उच्चारण करते थे।
पीठ के पीछे हॉजर ने अपनी चश्मे लगाए और दोनों हाथों से अपना प्राइमर पकड़कर उसके साथ अक्षरों को जोड़ते थे। आप देख सकते हैं कि उनके भी आंसू आ रहे थे। भावना के साथ उनकी आवाज कांप रही थी और वह इतनी हंसी और रोने की कोशिश कर रहे थे। कैसे अच्छी तरह से मुझे याद है वह आखिरी सबक। अचानक चर्च की घंटी में 12 बज गए। तभी एंजल्स घोषित हुआ। उसी समय पर्शियों के सुर भी हमारी खिड़कियों के नीचे से आवाज करने लगे जब वे प्रशिक्षण से लौट रहे थे। एम हेमल उठ खड़े हुए अपनी कुर्सी से, चेहरा पीला पड़ा था। मैंने उन्हें इतना लंबा कभी नहीं देखा। मेरे दोस्तों उन्होंने कहा मैं लेकिन कुछ चीज उनका गला दबा रही थी। वे आगे नहीं बढ़ सके। तब वह काले बोर्ड की ओर मुड़े, चौक का एक टुकड़ा लिया और अपनी सारी ताकत के साथ जो संभव था वह इतना बड़ा लिखे, वीव लव फ्रांस। फिर वह रुक गए और दीवार के साथ अपना सिर झुका लिया और बिना किसी शब्द के उन्होंने हाथ से हमारे लिए एक संकेत किया। स्कूल समाप्त हो गया है, जाने की इजाजत है। सो बच्चों, इस कहानी का संदेश है कि हमें अपनी भाषा और संस्कृति के महत्व को समझना चाहिए और इसमें समर्पित रहना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सिखाया है कि हमें अपनी भाषा और संस्कृति को समर्पित रखने की आवश्यकता है और हमें संयम से अधिक ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह हमारी आज़ादी की कुंजी हो सकती है। So children, thank you so much for watching. I hope you enjoyed this video as much as I enjoyed making it for you. If you found it helpful or entertaining, don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my channel. Your support means the world to me and helps me create more awesome content like this. Thank you.